पुतिन को लगा था कि उन्होंने यूक्रेन से सब देख लिया, लेकिन रूस के सैनिकों की हालत जंग में और खराब हो रही है। अमेरिका ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक बनाया, जिससे अब यूक्रेन रूस के सैनिकों को हरा रहा है। यूक्रेन ने हाल ही में दुनिया की सबसे खतरनाक तोपों में से एक को चुपचाप अपने शस्त्रागार में जोड़ लिया, जिससे रूस के हथियार बेकार हो गए हैं। यूक्रेन को इसकी उम्मीद नहीं थी और रूस को अंदाज़ा भी नहीं था, लेकिन अमेरिका ने जो दशकों पहले बनाया था, उसकी बदौलत अब यूक्रेन के पास एक विनाशकारी हथियार है, जिसका इस्तेमाल वह रूस के युद्ध को खत्म करने के लिए कर सकता है। ये 203 मिमी M110 स्वचालित हॉवित्जर है, जिसे यूक्रेनी सशस्त्र बलों की 52वीं आर्टिलरी ब्रिगेड को दिया गया है। यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार ब्रिगेड ने खुद इस हथियार के पहुंचने की पुष्टि की है और बताया कि यह यूक्रेन के घरेलू तोपखाने के साथ अच्छी तरह फिट हो रहा है, जो रूस के वसंत आक्रमण को ध्वस्त कर रहा है। हमारे उपकरणों में 2 S-22 बढ़ाना, स्वचालित हॉवित्जर RM-70 वैम्पायर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और 203 मिमी M110A शामिल हैं। 52वीं ब्रिगेड ने 2 अप्रैल को सोशल मीडिया पर यूं ही इसका जिक्र करके M110 को मामूली बना दिया, जबकि ऐसा नहीं है। आप जानेंगे कि यूक्रेन में इस शक्तिशाली तोप के आने से युद्ध के मैदान पर जल्द बदलाव क्यों होगा। सबसे पहले सवाल उठता है कि यूक्रेन ने आखिर M110 हॉवित्जर कैसे हासिल किए। ये शीत युद्ध का हथियार है जिसे अमेरिकी सेना ने रिटायर कर दिया, इसलिए आपको लगेगा कि यूक्रेन को इसे पाने की कोई संभावना नहीं होगी। हालांकि रिटायर किया गया हथियार जरूरी नहीं कि अप्रचलित हो, और जो M110 अब यूक्रेन में है, उनकी उत्पत्ति अक्टूबर 2025 में हुई एक सौदे से जुड़ी है। आर्मी रिकॉग्निशन ने रिपोर्ट किया था कि ग्रीस ने अपनी अमेरिका निर्मित 60 तोपखाना प्रणालियां यूक्रेन भेजने की मंजूरी दी थी। सिस्टम के लिए जरूरी 1,50,000 गोले और कुछ जूनी रॉकेट्स के साथ इस सौदे की कीमत लगभग 199.4 मिलियन यूरो या करीब $230 मिलियन से थोड़ी कम मानी जाती है। तोपखाने और गोला बारूद चेक गणराज्य के रास्ते यूक्रेन भेजे जाएंगे और ये सिस्टम बिना बदलाव या मरम्मत सीधे वहां पहुंचेंगे। इससे ऐसा लग सकता है कि ग्रीस को इस सौदे में ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूक्रेन के लिए इस सौदे से उसे कई तोपखाने सिस्टम मिले, जो विरोधी सेना के लिए लंबे समय से युद्ध में डर का कारण रहे हैं। M110 होवित्जर आधुनिक नहीं है, लेकिन भारी फायर पावर तेजी से देने में सक्षम है। युद्ध में यही इसकी बड़ी ताकत है। ये कई मायनों में ऐसा लगता है जैसे दशकों पहले लड़ाइयाँ जिस तरह लड़ी जाती थी, उसका एक टाइम कैप्सूल हो। ये आज के आधुनिक समय में होने वाले पारंपरिक संघर्ष जैसा नहीं है, जैसा आप उम्मीद कर सकते हैं। ग्रीस ने 1980 के दशक से M110A2 चलाया है। आर्मी रिकॉग्निशन के मुताबिक यूक्रेन को 60 यूनिट्स देने की घोषणा से पहले ग्रीस के पास करीब 145 M110 आर्टिलरी सिस्टम थे और भी M110 यूक्रेन भेजे जा सकते हैं। दशकों तक यह सिस्टम ग्रीस का मुख्य लंबी दूरी का तोपखाना रहा, लेकिन 155 मिमी नेटो मानक अपनाने के बाद अब यह उनकी जरूरत से ज्यादा है। यूक्रेन के लिए यह आधुनिकीकरण एक मौका था शक्तिशाली तोपखाने पाने का, जिससे वह रूसी रक्षा पंक्तियों को तोड़ सके और हमला शुरू करने की कोशिश कर रहे सैनिकों को पंगु बना सके। ये हर तरह से अच्छा सौदा था और 60 होवित्जर के साथ मिले गोले यूक्रेन के लिए इसे और फायदेमंद बनाते हैं। यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार यूक्रेन को इस सौदे में 50,000 उच्च विस्फोटक M106 और 40,000 रॉकेट असिस्टेड M650 राउंड मिले हैं और M509A एक ड्यूल पर्पस क्लस्टर गोला बारूद और M404 इम्प्रूव्ड कन्वेंशनल गोला बारूद, जो बाद में M110 के लिए बनाए गए थे, उनमें से प्रत्येक के 30,000 राउंड मिले हैं। इसका मतलब है कि यूक्रेन को जो होवित्जर मिले हैं वे बहुप्रकारी होने के साथ साथ शक्तिशाली भी होंगे और इससे वे यूक्रेन के लिए युद्ध के मैदान में और भी ज्यादा उपयोगी बन जाएंगे। इससे पहले कि हम जाने कैसे, एक सवाल जरूरी है। क्या यूक्रेन अब, जब उसके पास शुरुआती खेप है और M110 होवित्जर प्राप्त कर सकता है? अगर आर्मी रिकॉग्निशन के ग्रीस के भंडारों के दावे सही हैं, तो जवाब हाँ है। ग्रीस के पास और 85 M110 होवित्जर होने चाहिए जिन्हें वह ट्रांसफर कर सकता है। हालांकि यह मानकर चलता है कि ग्रीस के पास जो होवित्जर बचे हैं वे
यूक्रेन के लिए उपयोगी होने लायक अच्छी हालत में है। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या और कोई समझौते हो सकते हैं जिससे ग्रीस को उस सिस्टम से फायदा हो सके जिसे वो अब बेकार मानता है। लेकिन यूक्रेन उसका इस्तेमाल रूसी सेना को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकता है, जो ज्यादातर यूक्रेन युद्ध को ऐसे लड़ रही है जैसे वो 1950 के दशक में फंसी हुई हो। लेकिन सवाल है कि क्या यूक्रेन अमेरिका से M110 होवित्जर ले पाएगा? आखिरकार यह एक अमेरिकी हथियार है और एक ऐसी पहल मौजूद है जो नाटो देशों को अमेरिका से हथियार खरीदने की अनुमति देती है, जिन्हें बाद में यूक्रेन को भेज दिया जाता है। प्राथमिकता प्राप्त यूक्रेन आवश्यकताओं की सूची या पर्ल यूक्रेन के लिए इन होवित्जरों को और अधिक हासिल करने की कुंजी हो सकती है, बशर्ते ये युद्ध के मैदान में यूक्रेन के लिए पर्याप्त उपयोगी साबित हों और यूक्रेन इन्हें और अधिक चाहने लगे। यूक्रेन के नाटो सहयोगी पर्ल का अच्छा उपयोग कर रहे हैं। दिसंबर 2025 तक उन्होंने पर्ल के माध्यम से यूक्रेन के लिए $4 अरब से अधिक के पैकेजों को वित्त पोषित किया था, जो एक चतुर अवधारणा है जिसमें यूक्रेन यह बताता है कि उसे सैन्य सहायता में क्या चाहिए ताकि उसे सीधे अमेरिकी खरीद के जरिए मोर्चे पर पहुंचाया जा सके। पर्ल के जरिए यूक्रेन तय कर सकता है कि सैन्य सहायता कहां जाए, बजाय इसके कि वह सहयोगियों से उपयुक्त हथियारों की उम्मीद करे। पर्ल वह रास्ता हो सकता है जिससे यूएस के भंडार में रखी M110 होवित्जर तक पहुंचा जाए, लेकिन उस रास्ते के आखिर में शायद कोई विस्फोटक मौजूद न हो। डिगॉल के अनुसार अमेरिका ने 1963 में पहली बार यह हथियार पेश करने के बाद 1100 M110 होवित्जर बनाए थे। उसी स्रोत के अनुसार यह सिस्टम तुर्की, स्पेन, बहरीन, मोरक्को, जॉर्डन और ग्रीस जैसे कई देशों में सक्रिय है। इनमें से कुछ देश ऐसे हैं जो व्यवहारिक रूप से अपने कुछ होवित्जर यूक्रेन को दे सकते हैं, खासकर स्पेन। डिगॉल कहते हैं कि M110 अमेरिकी सेना में अभी भी है, लेकिन साथ ही दावा करते हैं कि इसे 1990 के दशक में रिटायर कर दिया गया, जिससे अब अमेरिका के पास केवल M109 ही स्वचालित होवित्जर बचा है। इससे सवाल उठता है कि उन 1100 M110 का क्या हुआ? हम कम से कम कुछ का जवाब जानते हैं, क्योंकि रियल क्लियर डिफेंस के अनुसार 1990 के दशक में अमेरिका ने इस्तेमाल हो चुके M110 बैरल्स को GBU-28 बंकर बस्टिंग बमों के अस्थायी खोल के रूप में इस्तेमाल किया था, जिन्हें इराक की सेना के खिलाफ गल्फ वॉर में इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इससे हमें यह पता नहीं चलता कि क्या अमेरिका के भंडारों में अभी भी M110 पड़ी हुई है, बस उनके बैरल नहीं हैं, या फिर अमेरिका ने बैरल निकालने की प्रक्रिया में खुद तोपों को ही कबाड़ में डाल दिया। अगर पहली स्थिति हो तो यूक्रेन अमेरिका की बची M110 तोपें ले सकता है और उनके लिए बैरल बना सकता है। चेक पहल, जिसके तहत ग्रीस ने अपनी M110 तोपें यूक्रेन को बेची थी, इसमें मदद कर सकती है। हालांकि ये माना जा सकता है कि ये सिर्फ एक अटकल भरा विचार है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि अमेरिका के पास अभी भी कुछ M110 तोपें बची हैं, और सबसे जरूरी बात, वो उन्हें पर्ल के जरिए यूक्रेन को बेचने के लिए तैयार है। आइए अगर मगर की बातों को छोड़कर कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान दें। यूक्रेन में M110 होवित्जर की तैनाती से जिन मोर्चों पर यह हथियार होगा, वहां अहम बदलाव आ सकते हैं। यही बात इन हथियारों को शीत युद्ध के दौर के अवशेष से निर्णायक हथियार बना देती है। आगे बढ़ने से पहले आप देख रहे हैं द मिलिट्री शो। अगर आपको चैनल से कुछ फायदा मिल रहा है तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमेशा सबसे आगे रहें। अब M110 यूक्रेन को क्या देता है? शुरुआत के लिए ये वही ताकत देता है जिसकी यूक्रेन को रूस के साथ युद्ध के दौरान तोप खाने के मोर्चे पर काफ़ी समय से कमी महसूस हो रही थी। इसका मतलब यह नहीं है कि यूक्रेन के पास तोप खाने की ताकत नहीं थी, लेकिन अब जो M110 उसके पास है वह रूस की सेना के लिए कई तरह की तबाही लेकर आता है। M110 से दागा गया हर गोला 90 किलोग्राम या लगभग 198 पाउंड विस्फोटक ताकत लक्ष्य पर पहुंचाता है। रॉकेट असिस्टेड गोला बारूद की मदद से जो यूक्रेन को ग्रीस से मिला है, इसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर या लगभग 18.6 मील तक बढ़ जाती है, जिससे यूक्रेन जहां चाहे विस्फोट कर सकता है। यह ताकत गतिशीलता के साथ मिलती है, क्योंकि हर M110 को एक ट्रैक चेसिस पर 405 हॉर्स पावर के इंजन के साथ लोड किया जाता है, जिससे यूक्रेन को आगे बढ़ने, हमला करने और फिर से आगे बढ़ने की सुविधा मिलती है, ताकि वह युद्ध क्षेत्र के उस हिस्से को भी कवर कर सके जिसे स्थिर तोपखाने से नहीं किया जा सकता। हालांकि यूक्रेन को इस मारक क्षमता के लिए बलिदान देना होता है।
आर्मी रिकॉग्निशन बताता है कि हर M110 को चलाने के लिए कुल 13 कर्मियों की जरूरत होती है, जिनमें से 5 लोग M110 के वाहन को संचालित करते हैं, जबकि बाकी लोग एक कार्गो कैरियर में चलते हैं जिसमें ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले गोले रखे होते हैं। ये एक काफी बड़ी सैनिक तैनाती है और यही वजह है कि यूक्रेन के पास जो M110 हैं उन्हें खास तौर पर आर्टिलरी ब्रिगेड्स में तैनात किया जा रहा है। स्रोत के अनुसार दलों को ऐसी तोप मिलती है जो -2 से 65 डिग्री ऊपर नीचे और बाएं दाएं 30 डिग्री तक घूम सकती है। M110 में मैनुअल बैकअप कंट्रोल्स है जो हाइड्रोलिक्स फेल होने पर काम आते हैं, इसलिए यूक्रेन को अपने दलों को यह सिखाना होगा। गति भी समस्या हो सकती है। M110 आमतौर पर हर 2 मिनट में एक गोला दागती है, लेकिन तेज गोलाबारी में प्रति मिनट 2 गोले भी दाग सकती है। यह मान लिया जाता है कि हथियार को जल्दी से फिर से लोड किया जा सकता है क्योंकि इसमें केवल 2 गोले ही रखे जा सकते हैं। लेकिन M110 कोई परफेक्ट हथियार नहीं है, लेकिन ये इतनी जोरदार मार करता है कि यूक्रेन को इसे इस्तेमाल करने के लिए जो कुर्बानियां देनी पड़ती है वे लगभग बेमानी लगती है। M110 उस करारे घूसे जैसा है जो यूक्रेन अपने छोटे और तेज हॉविट्जरों से रूसी ठिकानों पर किए जाने वाले ताबड़तोड़ वारों के पीछे लगाता है। और ये फायर पावर का संयोजन एक और अहम वजह है कि M110 गेम चेंजर साबित होगा, जैसा कि आप जल्द ही जानेंगे। पहले कीमत पर ध्यान दें। M110 एक पुराना उपकरण है, खासकर यूक्रेन को पश्चिमी सहयोगियों से मिलने वाले उपकरणों की तुलना में। यूक्रेन ने ग्रीस से पुराने आर्टिलरी यूनिट्स दान में लेने के बजाय 60 के लिए पैसे दिए। इसके पीछे अच्छी वजह थी। सिर्फ गोले के हिसाब से देखें तो यूक्रेन ने जो $230 मिलियन खर्च किए वो हर एक शक्तिशाली गोले के लिए करीब $1,500 से थोड़ा ज्यादा बैठता है। और मान ले कि यूक्रेन को 60 M110 मुफ्त मिल गए। ऐसा नहीं हुआ। उन्हें भी जोड़ने पर $230 मिलियन में यूक्रेन को बहुत कम कीमत पर काफी मारक क्षमता मिली। डिफेंस एक्सप्रेस के अनुसार ग्रीस ने यूक्रेन को बेचे गए हर M110 की कीमत €5,20,000 यानी करीब $5,99,000 रखी थी। 60 से गुणा करने पर हॉविट्जरों की कुल कीमत लगभग $35.9 मिलियन होती है। इससे यूक्रेन की प्रति गोला लागत $1,300 से कम हो जाती है। यूक्रेन को सिर्फ M110 से टैंकों और सैनिकों को निशाना बनाना है और तोपखाना अपनी कीमत चुका देगा। ऐसी निवेश पर मिलने वाली वापसी उस देश के लिए बहुत बड़ी है जो रूस के साथ 4 साल की जंग के कारण भारी आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहा है। ये मुश्किलें तब कम होंगी जब यूक्रेन को आखिरकार वो $105 अरब का कर्ज मिलना शुरू हो जाएगा, जिसे यूरोपीय संघ देने के लिए प्रतिबद्ध है। BBC के अनुसार इस कर्ज की पहली किस्त अप्रैल तक यूक्रेन पहुंच सकती है, लेकिन 2026 में $112 अरब खर्च की योजना के बावजूद सरकार को $45 अरब की कमी रहेगी। यूक्रेन जो भी कर सकता है जिससे उसके अपने खर्चे कम रहें और रूस को अधिकतम आर्थिक नुकसान पहुंचे, वो एक सकारात्मक कदम है। और जो सस्ते M110 यूक्रेन को अभी मिले हैं वे इस रणनीति में अच्छी तरह फिट बैठते हैं। फिर M110 की बहुमुखी क्षमता भी है। यही से यूक्रेन और रूस के लिए हालात गंभीर होने लगते हैं। 52वीं आर्टिलरी ब्रिगेड, जिसे M110 की पहली खेप मिली है, को ऐसा हथियार मिल रहा है जो उसके पास मौजूद अन्य हथियारों के साथ पूरी तरह मेल खाता है जब वह रूस की सेनाओं के खिलाफ अपने आर्टिलरी हमलों को अंजाम देती है। ब्रिगेड के पास पहले से ही घरेलू रूप से निर्मित बोदाना है, जिसका उपयोग वो लंबी दूरी पर रूसी ठिकानों पर सटीक हमले करने के लिए कर सकती है। ये आर्टिलरी कमांड, कंट्रोल सेंटर्स, गोला बारूद डिपो व निकटवर्ती पीछे के इलाकों में मौजूद अन्य स्थिर लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए उपयुक्त है, जिन पर रूस यूक्रेन रक्षा के खिलाफ हमलों में निर्भर करता है। ब्रिगेड के शस्त्रागार में RM-70 वैम्पायर है, जिसका उपयोग भारी उपकरण और सैनिक जमावड़ों पर बड़े फायर मिशन में होता है, जिससे ये रूस के मशीनीकृत हमलों से निपटने के लिए उपयुक्त है। M110 इसको और आगे बढ़ाता है क्योंकि यह यूक्रेन की आर्टिलरी ब्रिगेड्स को भारी मात्रा में फायर पावर प्रदान करता है, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था। इस अमेरिकी होवित्जर से 52वीं आर्टिलरी ब्रिगेड अब मजबूत किलेबंद और उच्च मूल्य वाले लक्ष्य भी निशाना बना सकती है, जो RM-70 वैम्पायर से संभव नहीं था। इससे बदाना को उन लक्ष्यों पर हमला करने की आज़ादी मिलती है जो M110 की पहुंच से भी ज्यादा दूर है।
जिससे यूक्रेन के पास पहले की तुलना में आर्टिलरी के लिए एक अधिक स्तरित रणनीति बन जाती है। वैम्पायर हमला करने वाली इकाइयों व उपकरणों को नष्ट करता है। M110 हमलों के पीछे मौजूद मजबूत लक्ष्यों को तबाह करता है और बदाना रूस के पिछले इलाकों को तबाह करता है ताकि भविष्य के हमले कमजोर पड़े और उन्हें नाकाम करना आसान हो जाए। यूक्रेन की 52वीं आर्टिलरी ब्रिगेड पूर्वी यूक्रेन में फायर सपोर्ट और काउंटर बैटरी ऑपरेशन चला रही है, मिलिटरी रिपोर्ट करता है। ये ब्रिगेड रूस की लॉजिस्टिक्स को निशाना बना रही है, जिसमें M110 मदद करेगा। डिफेंस एक्सप्रेस के अनुसार ब्रिगेड फिलहाल खार्किव और क्रामाटोर्स्क सेक्टरों में ऑपरेट कर रही है, जहां M110 शायद पहले ही जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। इनमें दूसरी बस्ती ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्रामाटोर्स्क दोनेट्स्क फोर्ट्रेस बेल्ट के 4 बड़े शहरों में से एक है, जो H20 कॉन्स्टेंटिनोवका स्लोवियांस्क हाईवे के साथ 50 किमी यानी 31 मील तक फैला है। उस बेल्ट के उत्तर में स्थित वह शहर जितना संभव हो सके उतना समय तक टिके रहना चाहिए ताकि यूक्रेन उसका इस्तेमाल रूसी सेनाओं को नष्ट करने के लिए कर सके जब वे पुतिन के डोनेट्स्क और उसके साथ साथ डॉनबास को यूक्रेन से छीनने के उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करें। 2014 में रूस के हमले के बाद यूक्रेन ने 1 दशक से ज्यादा अपनी रक्षा मजबूत की, जिससे क्रामाटोर्स्क रूसी सेनाओं के लिए नर्क बन गया। अब जब M110 मैदान में है तो शहर पर कब्जा करने के रूस के प्रयास से जुड़ी किसी भी सैनिकों की भीड़ या मजबूत ठिकानों को इतनी जबरदस्त मारक क्षमता का सामना करना पड़ेगा जिसके लिए वे तैयार नहीं हैं। यह दिखाता है कि यूक्रेन अभी M110 कैसे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके पास 60 हॉविट्जर है और लगता है कि 52वीं आर्टिलरी ब्रिगेड के पास ये सभी नहीं है। कई और तैयार है और M110 की बहुमुखी प्रतिभा, इसके गोले की विविधता के कारण यूक्रेन के लिए नए अवसर खोलती है। यूक्रेन के मारक क्षेत्रों को एक उदाहरण के तौर पर ले। ये मारक क्षेत्र जो मीलों तक फैले हुए हैं और ड्रोन व अन्य रक्षा प्रणालियों से भरे हुए हैं, पहले से ही पुतिन की सेनाओं को तबाह कर रहे हैं। यूनाइटेड 24 मीडिया इस बात को अच्छी तरह समझाता है क्योंकि उसने एक विजुअल एक्सप्लेनर में दिखाया कि एक सामान्य मारक क्षेत्र में क्या क्या होता है, जिसे पढ़ना अगर आप रूसी सैनिक हैं तो डरावना है। हर किल जोन में एंटी टैंक और एंटी पर्सनल व्यवस्थाएं होती है जो बीच से गुजरने वाली चीजों को तबाह करने के लिए बनाई गई है। आसमान में गश्त करते ड्रोन के साथ वहां बारूदी सुरंगें, एंटी टैंक खाइयां और ड्रैगन के दांत हैं जो रूसी बख्तरबंद गाड़ियों को रोकते हैं। पैदल घुसपैठ करने वाले सैनिकों को मीलों लंबी कंटीली तारों, ड्रोन और यूक्रेन की सुरंगों के जाल से जूझना पड़ता है जो रूसी सैनिकों पर घात लगाने के लिए बने हैं। इसका M110 से क्या संबंध है? यूक्रेन के किल जोन सचमुच अपने नाम पर खरे उतरते हैं क्योंकि वे पूरे मोर्चे पर रूसी हमलों के शवों और धातु के मलबे से भरे पड़े हैं। हालांकि उनका दूसरा उद्देश्य रूस की जमीनी सेना के लिए कुछ खास इलाकों को पहुंच से बाहर करना है। उन इलाकों से बचने के लिए सेनाओं को घूमना पड़ता है, इसलिए तोपखाना जरूरी है। किल जोन की चतुर तैनाती से यूक्रेन रूसी सैनिकों को रूस की पोजीशनों और उन रक्षा पंक्तियों के बीच फैले खुले इलाकों में ला सकता है जिन पर रूसी सैनिक हमला करना चाहते हैं। इस तरह से सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करना घात लगाकर हमला करने का मौका देता है। तोपखाना गोले बरसाता है, वहीं FPV ड्रोन चारों ओर उड़ते हैं और बिना किसी रोक टोक के बख्तरबंद गाड़ियों और सैनिकों को तबाह कर देते हैं। अब सोचिए, M110 तोपें लगभग 200 पाउंड के गोले इन घात स्थलों पर दाग रही हैं। रूस जो भी जमीनी मोर्चे पर भेजेगा उसका कोई मौका नहीं होगा और यही रूस के भविष्य में उसका इंतजार कर रहा है जब वह यूक्रेन के खिलाफ अपना वसंत हमला शुरू करता है। अब किल जोन और खतरनाक हो गए हैं क्योंकि यूक्रेन के पास पुराना उपकरण है जिसे नया बनाया जा सकता है, जबकि रूस की रणनीति बस तोप का चारा और कभी कभी बख्तरबंद गाड़ियां भेजना है ताकि यूक्रेन की रक्षा टूट सके। ऐसी पुरानी रणनीतियां M110 जैसे पुराने हथियार को न सिर्फ कारगर बनाती है बल्कि धीमी गति से आगे बढ़ रहे रूसी हमले के खिलाफ पूरी तरह से विनाशकारी बना देती है, जिसने खुद को ऐसे ताकतवर शिकारी के लिए एकदम सही शिकार बना लिया है। शीत युद्ध का एक दिग्गज यूक्रेन में फिर से जीवित हो गया है। अगर रूस प्राचीन रणनीतियों के साथ युद्ध लड़ना चाहता है तो अब यूक्रेन के पास एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल वह पुतिन की रणनीतियों का मुकाबला करने के लिए कर सकता है।
और संभावना बहुत अधिक है कि अब जब यूक्रेन के पास M110 है तो वह इन्हें आधुनिक बनाने के लिए नए और दिलचस्प तरीके खोज लेगा। ये देश पश्चिमी उपकरणों को अपग्रेड करने में माहिर है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि यूक्रेन अपने M1 अब्राम्स टैंकों के साथ क्या कर रहा है। क्या आप और जानना चाहेंगे? हमारा वीडियो देखें जिसमें उस अपग्रेड के बारे में बताया गया है जो इतना शानदार है कि अमेरिका भी उसे चाहता है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि यूक्रेन रूस के खिलाफ जिन नवीनतम हथियारों को तैनात करता है उन पर हमारी और कवरेज आपको मिलती रहे। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।